हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आइलर्स बैच में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तक मैंने आपको पिछले दो वीडियोस में थर्ड एक्सरसाइज से रिलेटेड टोटल 28 क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक पिछले दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ उन्हें देख के आइए, तभी आपको हर एक चीज़ें आज की समझ में आएंगी। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग थर्ड एक्सरसाइज से ही रिलेटेड कुछ एडवांस क्वेश्चंस को देखेंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका लेवल थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक देखी है तो उसमें भी एक फोर्थ एक्सरसाइज है जो कि ऑप्शनल करके दे रखा है। उसमें भी आपको जो है क्वेश्चंस थोड़े से टफ नज़र आएंगे। तो उसी बेस पे मैंने भी एक एक्सरसाइज बनाया है। ये वही एक्सरसाइज है जिसमें मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस को रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको इन हार्ड क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है तो आपको पहले पिछले जितने भी वीडियोस हैं उनको अच्छे से समझ लेना होगा, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, मैंने जब आपको एपी पढ़ाना शुरू किया था, यानी जब मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाना शुरू किया था, तब मैंने आपको बताया था कि एक जनरल एपी जो है वो कैसा दिखता है। एक नॉर्मल एपी कुछ ऐसा दिखता है, A1, A2, A3 डॉट 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 AN एंड सो ऑन। मतलब एक नॉर्मल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, ये जो A1 दिख रहा है ना, इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, A2 को सेकंड, A3 को थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो ये A1 है इसे हम लोग समटाइम्स यानी कभी कभी A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पे भी आपको A दिख जाए इसका मतलब वो फर्स्ट टर्म होगा। इन दोनों के बीच के गैप को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। A1 A2 के बीच के गैप को हम लोग कॉमन डिफरेंस D कहते हैं। ठीक है, ये जो D की वैल्यू है आप हमेशा A2 में से A1 माइनस करके निकालते हैं या फिर A3 में से A2 माइनस करके निकालते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये AN है यानी nth टर्म। nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। nth टर्म यानी AN निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 D होता है। ठीक है, और अगर आप इन सारे टर्म्स को जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी SN मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 D होता है। ठीक है, लेकिन ये जो SN है इसको निकालने का मैंने एक फॉर्मूला और बताया था। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था आपका n/2 a प्लस एल। एल मतलब क्या था, एल मतलब था लास्ट टर्म। ये जो AN है ना, इसे ही हम लोग कभी कभी लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्विक रिवीजन है। पूरे चैप्टर में यही तीन फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीन फॉर्मूले याद होंगे। अब मैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्या आपको किसी भी 3 टर्म्स का AP पता है। मतलब अगर मैं आपको 3 टर्म्स दूँ तो आप बता पाएंगे वो AP है कि नहीं। मैं आपको 3 टर्म्स दे रहा हूँ, वो 3 टर्म्स हैं A माइनस डी, A और A प्लस डी। ठीक है, ये जो 3 टर्म्स हैं ये हमेशा AP में होंगे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए, अगर ये तीनों AP में हैं तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है और फर्स्ट टर्म क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपने सोचा जरूर होगा। ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस जो है वो D है। कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। ठीक है, ये जो 3 टर्म्स हैं वो हमेशा AP में होते हैं। ये जो 3 टर्म्स हैं वो क्या होते हैं, हमेशा AP में होते हैं। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस D होता है। सिमिलरली 4 टर्म्स का जो AP है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। ठीक है, अब इसमें भी ऑब्वियस सी बात है, ये जो है वो फर्स्ट टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कुछ लोग कहेंगे D होगा। अगर आप D कह रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 2D है, 2 का गैप है। 3 से 1 हुआ है यानी 2D का डिफरेंस है। यहाँ पे 1 से 0 हुआ है मतलब 1D का डिफरेंस है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो 4 टर्म्स का AP है, ये जो है वो 3 टर्म्स का AP है।
इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 2D है, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, तो यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, तो प्लीज़ इन्हें रट लीजिए या याद कर लीजिए। 3 टर्म्स का AP इस तरह से दिखता है, 4 टर्म्स का AP इस तरह से दिखता है। हालांकि ये 5 टर्म्स का भी होता है, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन अब बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन AP be 27 and the product of these number is 648, find the numbers। कह रहा है 3 नंबर्स हैं जो कि AP में है। अब वो 3 नंबर्स क्या हैं आपको तो पता ही नहीं है, तो क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 3 नंबर्स जो है वो AP में है, इतना तो बोला है ना। क्वेश्चन में मेंशन किया है 3 नंबर्स जो है वो AP में है, तो अभी मैंने आपको बताया है AP ऑफ 3 नंबर्स। AP ऑफ 3 नंबर्स मैंने आपको बताया हुआ है ना। ठीक है, AP क्या हो जाएगा, मैं सिंपली AP लिख देता हूँ। AP ऑफ 3 नंबर्स क्या होगा, A माइनस D होगा, A होगा और A प्लस D होगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो 3 नंबर्स हैं इनका सम जो है वो 27 है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। इसका मतलब A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। D से D कैंसिल हो जाएगा। A 3 बार है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 3 बार ये है, तो 3 बार ये जुड़ेगा तो 3A हो जाएगा। 3A बराबर क्या हो जाएगा, 27। 3 से ये 9 बार में कट जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप प्रोडक्ट करेंगे इन तीनों नंबर्स का तो 648 आएगा। तीनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 648 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं A माइनस डी मल्टीप्लाई बाई A प्लस डी। ये करेंगे तो कितना आएगा, 648 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो क्योंकि हमें A की वैल्यू तो मालूम चल गई है 9 है, तो 9 रख देंगे। 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी बराबर 648। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इस 9 को पहले लिख सकते हैं, तो 9 मैं पहले लिख रहा हूँ। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे ये तो A माइनस बी A प्लस बी जैसा दिख रहा है, A माइनस बी और A प्लस बी जैसा दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसका हो जाएगा A स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी D का स्क्वायर इक्वल्स टू 648। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। ये A माइनस बी था, ये A प्लस बी था, तो क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है। ये 9 जो है इसे कट करेगा, 9 7 63, 9 2 18, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 72 हो जाएगा। ठीक है, इस 81 को उस साइड भेज दीजिए, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 72 माइनस 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -9। -9 से माइनस कट जाएगा तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर की वैल्यू। डी स्क्वायर की वैल्यू हमें 9 मिलेगी, तो ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √9। √9 की वैल्यू 3 होती है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3 हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने नंबर्स क्या क्या माने थे, A माइनस डी, A और A प्लस डी, यही हमने नंबर्स माने थे। हमारी A की वैल्यू क्या आई थी, हमारी A की वैल्यू आई थी 9 और D की वैल्यू आई है प्लस माइनस 3। ठीक है, तो केस वन में हम लोग क्या करेंगे, केस 1 में A की वैल्यू तो 9 लेंगे, लेकिन D की वैल्यू 3 लेंगे, +3 मतलब, क्योंकि D की 2 वैल्यू आई ना प्लस माइनस 3, तो पहले +3 लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 9 प्लस 3। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, इसके जगह 9, इसके जगह मैंने 3 रखा है, इसके जगह 9, इसके जगह 9, इसके जगह 3। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, तो 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। तो ये आपके वो 3 नंबर्स हैं। ठीक है, केस सेकंड क्या था, केस सेकंड आपका था कि अगर A की वैल्यू 9 है और D की वैल्यू -3 है तो AP क्या होगा, तो हम लोग इस A की जगह 9 रखेंगे। ठीक है, बीच में माइनस है, और इस D की जगह -3 रखेंगे, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। क्लियर है, फिर A है तो A की जगह तो 9 ही रखेंगे, फिर कॉमा, फिर A है तो फिर A की जगह 9 रखेंगे, बीच में प्लस, फिर क्या है D है तो D की जगह -3 रखेंगे।
ठीक है, क्लियर है। तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 9 + 3 12 हो जाएगा। तो 12 9 और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा। तो आप देख रहे हैं नंबर्स हमारे निकल के आ गए हैं। नंबर्स क्या गए हैं, 6 9 12 या 12 9 6। ये दोनों नंबर सेम ही हैं, बस उल्टे लिखे हुए हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 9 12। वो 3 नंबर कौन कौन से हैं, 6 9 12 हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे जिसमें 3 नंबर्स की बात हो रही हो और वो हमेशा ईपी में हो, तो इस तरह से सोचिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया है तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क है द सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन एपी बी 66 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर इज 480, फाइंड द नंबर। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज अलग अलग हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स सच दैट दे आर इन एपी। क्वेश्चन में बोला है कि 56 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है इस तरीके से कि वो हमेशा एपी में हो, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास 56 है तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड इस तरह से करना है कि वो हमेशा क्या रहे, एपी में रहे। तो अभी मैंने आपको 4 टर्म्स का एपी बताया था। 4 टर्म्स का एपी क्या होता है, a - 3d, है ना। a - d होता है, फिर a + d होता है, फिर क्या होता है, a + 3d होता है। तो हम लोग 56 को इन्हीं 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ लेट द 4 पार्ट्स बी, लेट द, वापस लिखते हैं, लेट द 4 पार्ट्स बी, 4 पार्ट्स बी क्या हो जाएंगे वो, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। मैंने क्या किया है, इस 56 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इस तरीके से कि ये एपी में है। तो आप जानते हैं ये हमेशा एपी में ही होते हैं, अभी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैंने 56 को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब 4 पार्ट में तोड़ दिया है, तो इन सबको ऐड करूंगा तो क्या आएगा। अगर मैं ये चारों नंबर्स को जोड़ दूं तो आपस में क्या आएगा, 56 आएगा ना, क्योंकि 56 को तो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि a - 3d ब्रैकेट में बीच में प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d, इन चारों टर्म्स को जोड़ दूं तो 56 आएगा। सही बात है। तो -3d से +3d कैंसिल हो जाएगा, d से -d कैंसिल हो जाएगा, 4 बारें हैं तो 4a बराबर क्या आ जाएगा, 56। 4 से ये 14 बार में कट जाएगा, है ना। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। यानी फर्स्ट टर्म आपका 14 है, सॉरी a की वैल्यू 14 है, फर्स्ट टर्म नहीं। तो हमने a की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। हमें d की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्वेश्चन में आगे हिंट दिया है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स। ये जो आपको 4 नंबर दिख रहे हैं, आपको इसमें एक्सट्रीम्स नजर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल। ये और ये एक्सट्रीम्स है, मतलब किनारे पे हैं। टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, मीन मतलब बीच वाले, ठीक है। कह रहा है इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 5:6 आएगा। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा बताइए। क्वेश्चन में बोला है रेशियो करना है, किसका रेशियो करना है, इसका इसका प्रोडक्ट करिए, पहले कर लेते हैं भाई, a - 3d और a + 3d का प्रोडक्ट कर लेते हैं। फिर रेशियो मतलब डिवाइड, रेशियो मतलब क्या, डिवाइड। इसका रेशियो किसके साथ लेना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसके साथ। यानी नीचे a - d और a + d आएगा। तो कह रहा है ये रेशियो किसके इक्वल होगा, 5:6 के इक्वल होगा, यानी 5/6 के इक्वल होगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें a की वैल्यू तो मालूम है, तो यहाँ पे a की वैल्यू उठा के पटक देंगे, ठीक है, अगले पेज पे, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो हमें इक्वेशन क्या मिला था, a - 3d, a + 3d डिवाइड बाई, डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई आएगा a - d, a + d बराबर
5/6 और ए की वैल्यू हमें 14 मिली थी तो 14 उठा के रख देंगे। 14 माइनस 3d, 14 प्लस 3d डिवाइडेड बाई 14 माइनस डी, 14 प्लस डी इज इक्वल्स टू 5/6। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होगा। फिर आप देख रहे हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, ये ए है माइनस बी, यह ए प्लस बी। नीचे भी आपको दिख रहा होगा ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला तो आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखिएगा 3d का स्क्वायर क्योंकि दो टर्म्स हैं। डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ में आई गई होंगी। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो 196 माइनस 3d का स्क्वायर क्या होगा 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिर से 196 आएगा, है ना, क्योंकि 14 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 196 माइनस डी स्क्वायर बराबर 5/6। ठीक है, अब आपको तो पता ही है कि ये 6 जो है वो इन दोनों में जाके मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा 6 टाइम्स 196 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा टर्म 5 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 5 टाइम्स 196 माइनस डी स्क्वायर। तो ये जो 6 है वो 196 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे ये आएगा 1176 माइनस 6, जब 9d स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो 6 9 का 54 होता है, 54d स्क्वायर बराबर 5 196 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 980 माइनस 5 जब डी स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो 5d स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 5d स्क्वायर। अब हम लोग इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1176 माइनस 980 बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 54d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। चीज़ें उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी, है ना। ये 980 इधर आया तो माइनस 980 हो गया, ये माइनस 54 उधर गया तो प्लस 54 हो गया। ठीक है, माइनस कर लेते हैं अब कितना आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आई थिंक 196 माइनस करने के बाद इक्वल्स टू 54 में से 5d घटाएंगे तो आई थिंक 49d स्क्वायर आएगा, और ये आई थिंक 4 बार में कट कर देगा। तो 4 बराबर डी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कह सकता हूँ मैं 4 आएगी, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी की वैल्यू प्लस माइनस √4 यानी डी की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। अब ध्यान से देखिए, डी की भी वैल्यू आ चुकी है और ए की वैल्यू तो ऑलरेडी आ गई थी 14, है ना। हम लोगों ने ए पी क्या माना था, हम लोगों ने ए पी माना था ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। ठीक है, तो दो केस बनेंगे फिर से। केस नंबर 1 क्या होगा कि a की वैल्यू तो 14 है लेकिन d की वैल्यू सिर्फ 2 है। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2 और d यानी 2 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 कॉमा a माइनस डी यानी 14 माइनस 2, फिर है a प्लस डी यानी 14 प्लस 2, फिर है a प्लस 3d यानी 14 प्लस 3 इंटू 2। कुछ नहीं मैंने किया है, बस a की जगह 14 और d की जगह मैंने 2 रखा है हर जगह। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं और क्या। 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 20। तो ये वो 4 पार्ट्स हैं जिसको मैंने 56 में, मतलब 56 के वो ये 4 पार्ट्स हैं जिसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। इन सबको जोड़ेंगे तो 56 ही आएगा। केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 में a की वैल्यू तो 14 ही रहेगी लेकिन d की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। तो रखेंगे a माइनस 14 माइनस 3 टाइम्स -2, फिर हो जाएगा 14 माइनस -2, फिर हो जाएगा 14 प्लस -2, फिर हो जाएगा 14 प्लस 3 इंटू -2। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 16 12 8। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे आंसर्स आ गए। क्वेश्चन में यही बोला था कि 56 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और क्वेश्चन में यही पूछा था कि वो कौन से पार्ट्स हैं। तो वो पार्ट कौन कौन से हैं, 8 है, 12 है, 16 है, 20। ठीक है, 8 12 16 20, 56 को मैंने इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, सच दैट दे आर इन AP। आप देख सकते हैं ये AP में सबके बीच में कॉमन डिफरेंस
4 का है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत टफ नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। क्वेश्चन में कह रहा है ना 11 टर्म्स को जोड़ना है, 11 टर्म्स को जोड़ना है जो कि एपी में है। ठीक है, तो 11 टर्म्स होंगे कैसे बताइए। पहला टर्म A1 रहा होगा, दूसरा टर्म A2 रहा होगा, तीसरा A3 रहा होगा, चौथा A4 रहा होगा, पांचवा A5 रहा होगा, इसी तरह A6, A7, A8, A9, A10, A11, है ना। तो ये आपको ये 11 टर्म्स हैं। क्वेश्चन में बोला है इन सबको सम करना है, और क्वेश्चन में बस इतना ही बोला है कि मिडिल वाला टर्म 30 है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन सब में मिडिल वाला टर्म है कौन सा। तो आप कहेंगे यही तो है मिडिल, क्योंकि इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो बीच में यही है। तो क्वेश्चन के अनुसार A6 की वैल्यू गिवन है 30। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? A6 की वैल्यू गिवन है 30। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार मिडिल टर्म क्या है? A6 है, जिसकी वैल्यू क्या है? 30 है, और हमें इन सारे टर्म्स को जोड़ना है। ठीक है, यानी हमें एस एन फाइंड करना है। एस एन मतलब होता है n/2, और ए प्लस एल होता है। दो फॉर्मूले बताए थे मैंने सम ऑफ एन टर्म्स के, है ना। क्लियर है, सही बात है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे 11 टर्म्स दे रखे हैं, तो n की जगह तो 11 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा S11 इक्वल्स टू 11/2। ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म A1 है, या सिंपली ए भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो A प्लस एल की जगह क्या लिखेंगे? एल मतलब लास्ट टर्म A11 है, तो A प्लस A11। ठीक है, ए की जगह तो मैंने ए ही रहने दिया, एल की जगह मैंने क्या लिख दिया? A11 रख दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए A11 की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं A11 की वैल्यू होती है A प्लस 10D। तो इस A11 की जगह हम लोग A प्लस 10D लिखेंगे, तो ये जगह 11/2 A प्लस 10D, है ना। सही बात है। तो ये हो जाएगा S11 इक्वल्स टू 11/2, A प्लस A मिल के 2A हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 10D। ठीक है, तो 2 जब 2A को डिवाइड करेगा तो A हो जाएगा, तो ये जाएगा 11 टाइम्स A प्लस, अब 2 सिर्फ 2A को थोड़ी डिवाइड करेगा, 10D को भी डिवाइड करेगा, तो 5D हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, बताइए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जैसे आपने A11 लिखा, उसी तरह क्या आप A6 भी लिख सकते हैं? कहेंगे आप बिल्कुल लिख सकते हैं। A6 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 5D होगी। ठीक है, तो A प्लस 5D मतलब क्या हुआ? A6 हुआ, तो A प्लस 5D की जगह हम A6 लिख सकते हैं। तो ये आएगा 11 टाइम्स A6, और A6 की वैल्यू हमें पता है 30। ये जाएगा 11 इंटू 30, जो कि हो जाएगा 330। यही है सम ऑफ 11 टर्म्स, यही हमारा आंसर है। बहुत टफ नहीं है, फिर से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला है 11 टर्म्स को जोड़ना था, तो पहले मैंने 11 टर्म्स लिख लिया। क्वेश्चन में बोला था मिडिल वाला टर्म 30 है, तो मिडिल वाला टर्म यानी A6 की वैल्यू 30 दे रखी है। A6 मतलब A प्लस 5D भी होता है, और क्योंकि 11 टर्म्स को जोड़ना था तो SN का फॉर्मूला n/2 A प्लस L होगा। n का वैल्यू 11 हो जाएगा क्योंकि 11 टर्म्स को जोड़ना था, तो A प्लस A11 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है? A11 है, तो L की जगह मैंने A11 रख दिया। A11 की वैल्यू A प्लस 10D होती है, तो A11 की जगह मैंने A प्लस 10D रख दिया। अब इस अंदर वाले को जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये मिला, और जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो A प्लस 5D मिला। A प्लस 5D ही तो A6 था, तो A प्लस 5D की जगह मैंने A6 लिख दिया, और A6 की वैल्यू 30 थी, काम हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द mth टर्म ऑफ द AP इज 1/n एंड द nth टर्म ऑफ द AP इज 1/m, फाइंड द सम ऑफ mnth टर्म। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ना mth टर्म जो है वो 1/n है। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है? mth टर्म जो है अगर 1/n है, इसका मतलब होता है am की वैल्यू क्या है? am की वैल्यू है 1/n। सही बात है, और मैं कह सकता हूँ am जो होता है, am जो होता है वो होता है a प्लस m-1d। ठीक है, तो यानी हमें इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1/n दे रखी है।
है ना। क्वेश्चन में बोला था जो mth टर्म है यानी am मतलब क्या होता है a प्लस एम माइनस वन डी, इसकी वैल्यू 1/n है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोल रखा है। सिमिलरली आगे हमें क्वेश्चन में बोला है nth टर्म जो है वो 1/m है। अब nth टर्म मतलब क्या होता है an होता है, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/m, ठीक है। तो अगर हमें सम ऑफ mn टर्म्स फाइंड करना है, अगर हमें सम ऑफ mn टर्म्स फाइंड करना है तो हम लोगों को पहले a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें दिया हुआ है a प्लस एम माइनस वन डी, ये किसके इक्वल है 1/n के इक्वल है, और a प्लस एन माइनस वन डी जो है वो 1/m के इक्वल है। और हम लोग d की वैल्यू या फिर a की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आगे माइनस लगाएंगे, तो इस प्लस की जगह भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, a से a जो है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर लिखेंगे m माइनस वन डी, एम माइनस वन डी, फिर देखिए माइनस है तो आगे माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे n माइनस वन डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/n, ठीक है, माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फिर क्या है 1/m है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन दोनों में ही d कॉमन है, देखिए यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, तो d कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा m माइनस वन, ये माइनस जो है अंदर जाएगा n के पास तो माइनस n हो जाएगा, ये माइनस जब इस माइनस के पास जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, और d अंदर सॉरी बाहर हो जाएगा। ये m जो है वो वन में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा m माइनस, ये n जो है वो वन में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा n डिवाइड बाई, ये n और m आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा mn हो जाएगा, ठीक है। प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा m माइनस वन डी इज इक्वल्स टू m माइनस वन सॉरी m माइनस n बाई mn हो जाएगा। इससे क्या होगा m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, हमें d की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/mn मिल जाएगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, d की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1/mn मिल गई। अब आपको जो ये इक्वेशन दिख रहा था, इसमें हम लोग d की जगह क्या रखेंगे 1/mn रखेंगे ताकि a की वैल्यू आ जाए, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन, डी की जगह हमें क्या रखना है 1/mn रखना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/m। अब ये 1/mn जो है पहले n में जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस एन मल्टीप्लाई बाई 1/mn, फिर बीच में देखिए माइनस है, फिर ये 1/mn वन में जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 1/mn हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/m, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा a प्लस 1/m माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू 1/m, 1/m से 1/m कैंसिल हो जाएगा, ये वन माइनस 1/mn उधर जाएगा तो प्लस 1/mn हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1/mn। तो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों को कैलकुलेट कर लिया है। अगले पेज पे अब हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ mnth टर्म। तो सम ऑफ mnth टर्म मतलब होता है sn मतलब क्या हो जाएगा n/2 a प्लस n माइनस वन डी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था mn टर्म्स का सम फाइंड करना है, मतलब इस n की जगह mn आएगा, तो वो क्या जाएगा s, इस n की जगह mn आएगा, यहाँ पे जाएगा s mn, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अगर इस n की जगह mn आया है तो इस n और इस n की जगह भी क्या आ जाएगा mn आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा mn/2, ठीक है। हम लोगों ने अभी देखा है कि a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू 1/mn आई है, और d की भी वैल्यू क्या आई है 1/mn आई है, अभी हम लोगों ने देखा है ना, d की भी वैल्यू क्या आई है 1/mn आई है, तो a की जगह 1/mn रख देंगे, प्लस इस n की जगह हमें mn रखना था, तो ये जाएगा ब्रैकेट के अंदर mn माइनस वन, ब्रैकेट में क्लोज, d की जगह भी हमें क्या रखना है 1/mn, ठीक है। तो ये हो जाएगा mn/2, ठीक है, 1/mn,
ये 1/mn जो है वो mn में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बीच में प्लस करके लिखेंगे mn/mn, माइनस ये 1/mn जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1/mn। ठीक है, ये से ये कट जाएगा, mn से mn कट जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी mn/2 बचेगा। ठीक है, तो s mn की वैल्यू क्या आ गई, mn/2 आ गई। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है, s mn की वैल्यू क्या आ गई, mn/2, जो कि गलत है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें बोला था कि s mn कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, s mn कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले मैं एक बार sn का फॉर्मूला लिखता हूँ, जो कि है n/2 n/2 2a प्लस n-1d, यही है ना फॉर्मूला। ठीक है, अब क्योंकि हमें s mn निकालना था तो इस n की जगह हम लोग mn रखेंगे, तो ये जाएगा s mn इक्वल्स टू, इस n की जगह भी हमें mn रखना होगा तो ये जाएगा mn/2। ठीक है, 2 a की वैल्यू क्या थी, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू 1/mn आई थी, और d की भी वैल्यू क्या आई थी 1/mn आई थी, है ना। तो इस a की जगह 1/mn रखेंगे तो 2 टाइम्स 1/mn हो जाएगा, प्लस इस n की जगह mn रखना है तो ये जाएगा mn-1, इस d की जगह क्या रखना है 1/mn। ठीक है, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, तो ये हो जाएगा mn/2, ये जाएगा 2/mn प्लस 1/mn जो है mn में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा mn/mn, माइनस 1/mn 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा 1/mn। ठीक है, mn से mn कट जाएगा तो ये जाएगा mn/2, 2/mn प्लस 1 माइनस 1/mn। ठीक है, अब ये 2/mn और 1/mn आपस में माइनस हो जाएंगे तो 1/mn बचेगा, तो जाएगा mn/2 1/mn प्लस 1। ठीक है, ये mn 1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा mn/2 1 प्लस mn/mn। ठीक है, mn से mn कट जाएगा तो ये हमें क्या मिलेगा 1 प्लस mn/2, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, हमें mth टर्म दिया था 1/n, तो मैंने क्या किया mth टर्म की जगह 1/n रख दिया, nth टर्म दिया था 1/m तो मैंने nth टर्म की जगह 1/m रख दिया, फिर मैंने सेपरेट करके सॉल्व किया तो हमें d की वैल्यू मिल गई जो कि आई 1/mn, फिर मैंने इस d की जगह क्या रख दिया 1/mn रख दिया तो हमें a की वैल्यू मिल गई। तो जैसे ही हमें a की वैल्यू और d की वैल्यू मिली तो हम लोगों ने sn कैलकुलेट किया, क्योंकि यही निकालना था, लेकिन सम ऑफ n टर्म नहीं, सम ऑफ mn टर्म्स निकालना था, तो इस n की जगह mn आ गया, इस n की जगह भी mn आ गया, a की जगह मैंने 1/mn रखा, d की जगह भी मैंने 1/mn रखा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने किया तो हमारा सम आ चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है ना, तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको mn फाइंड करना होगा। ठीक है, और यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन है ना वो बोर्ड में आया हुआ है, आपको mn निकालना होगा। mn की वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, देखते हैं कौन लोग बता पाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द इक्वेशन दिस। अब आपको ये इक्वेशन दिख रहा है, इसमें आपको x दिख रहा है, आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा 287। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये 287 है क्या, आप कहेंगे पता नहीं क्या है। फिर मैं आपसे पूछूंगा बताइए ये क्या है, तो आप कहेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मुझे कैसे पता चला ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अब ध्यान से देखिए 3-3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है ना, यहाँ पे भी 3 का गैप है। ठीक है, सही बात है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, तो जब भी गैप बराबर होते हैं तो वो AP होता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो 3 हो गया, फर्स्ट टर्म आपका तो दिख ही रहा है 1 है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या है, तो आप कहेंगे ये सारे AP का सम है, मतलब SN है। क्या दिया हुआ है हमें, SN दिया हुआ है, SN मतलब 287 हमें दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं बताइए, ये आपका फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और ये आपका सम ऑफ n टर्म्स है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी।
ठीक है, हमें निकालना है x, लेकिन x निकालने से पहले हम लोग ये निकालेंगे कि n क्या है। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2, n/2 2a प्लस n-1 d, यही फॉर्मूला होता है ना। तो Sn की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 287, यहाँ पे 287 हो जाएगा इक्वल्स टू n/2, 2a मतलब क्या हो जाएगा? a का दुगना जो कि हो जाएगा 2 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस 3 है तो यानी इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 287 इक्वल्स टू n/2। ठीक है, 2 प्लस 3n-3 हो जाएगा। 2 जो है वो 287 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 का डबल 14 होता है, तो 1 कैरी हो जाएगा, 28 यानी 28 का डबल 56, तो 57 हो जाएगा। ठीक है, 57 4 इक्वल्स टू n टाइम्स -3 + 2 -1 होगा, तो ये जाएगा 3n-1। ठीक है, ये n अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? हो जाएगा 574 इज इक्वल्स टू 3n² - n। ठीक है, अब ये इस साइड आएगा, ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू बताइए क्या हो जाएगा? 3n² -n -574। ठीक है, इसे सीधा करके लिख लेते हैं, 3n² -n -574 इज इक्वल्स टू 0। इस n के आगे कोई नंबर नहीं है तो अपने मन से हम लोग 1 एज्यूम कर सकते हैं, तो आगे क्या लिखा है? 1। अब हमें 3 को 574 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21 22, 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, तो 1722 आएगा। तो 1722 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 1 आ जाए, यही हमें ढूंढना है। तो 1722 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको माइनस करने पे 1 आ जाएगा? तो इसका आंसर है 41 और 42। ठीक है, 41 और 42, तो हम लोग 42 में से 41 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 3n² माइनस, ठीक है, 42 माइनस 41, बाहर n हो जाएगा -574 इज इक्वल्स टू 0। सही बात है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये मैंने फैक्टर इतने आसानी से कैसे निकाल लिए। इसके पीछे रीज़न एक ही है, मेरी प्रैक्टिस आपसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको ये फैक्टराइजेशन करने नहीं आता तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी एक टेक्निक होता है, श्रीधराचार्य मेथड। तो आप श्रीधराचार्य मेथड के ज़रिए भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3n² -42n। ठीक है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो +41n -574 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3n कॉमन हो जाएगा, तो n-14 बचेगा, बीच में प्लस, यहाँ पे 41 कॉमन आएगा, 41 कॉमन लेंगे तो n-14 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। फिर से देखिए, दो टर्म्स हैं, दोनों में n-14 कॉमन दिख रहा होगा आपको, है ना। तो n-14 हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो n- अगर 14 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3n + 41। ठीक है, 3n प्लस क्या हो जाएगा? 41 बराबर 0। तो हमें इक्वेशंस क्या मिले हैं? हमें इक्वेशन मिला है n-14। ठीक है, 3n + 41 बराबर 0। अब यहाँ से n-14 को 0 के इक्वल करेंगे और फिर एक बार 3n + 41 को भी 0 के इक्वल करेंगे, तो ये 14 उधर जाएगा तो n की वैल्यू 14 हो जाएगी, और ये 41 उधर जाएगा तो क्या जाएगा? 3n = -41। ठीक है, तो n = क्या जाएगा? -41/3। और अगर आप ध्यान दें तो आपको पता होगा ये n जो है वो एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अगर n नेचुरल नंबर है तो ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब n की जगह क्या रखेंगे? 14 रखेंगे। तो हमारा फाइनली जो वैल्यू आया है, n की वैल्यू क्या आई है? 14 आई है। क्लियर है कि नहीं बताइए? n की वैल्यू 14 आई है, लेकिन n तो निकालना ही नहीं था, क्वेश्चन में x निकालने के लिए बोल रहा था। तो मैंने आपको बताया है कि इसे हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, इसे फोर्थ कहते हैं, और ये जो लास्ट वाला रहता है उसे an भी कहते हैं, ऐसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है, ये फोर्थ टर्म होता है, और ये लास्ट टर्म होता है जिसे हम लोग कभी कभी an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। ठीक है, तो हमें बेसिकली में क्या फाइंड करना है? हमें an ही तो फाइंड करना था। ठीक है,
तो मैं लिखूंगा हमें निकालना था x मतलब an मतलब क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, और अभी आपने देखा है कि फर्स्ट टर्म तो 1 था, प्लस n की वैल्यू 14 आई है तो 14 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस 3 का था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 14 में से 1 माइनस करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 3, 13 मल्टीप्लाई बाई 3 39 होता है, 39 में 1 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको ध्यान ये देना है कि यही एक्चुअली में nth टर्म होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट्स एज फॉलो 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, the penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day. How much does a delay of 30 days cost the contractor? देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि एक जॉब है जिसे कंप्लीट करना है। अगर वो जॉब टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो एक दिन अगर लेट कंप्लीट होगा तो 200 रुपये देने पड़ेंगे, 2 दिन लेट होगा तो दूसरे दिन के लिए 250 रुपये देने पड़ेंगे। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। सपोज करिए आपको कोई एक काम करना था, आपको जो काम है वो सपोज करिए 20 दिन के अंदर कंप्लीट करना था, 20 डेज के अंदर आपको कंप्लीट करना था। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि आप इस 20 दिन के काम को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा लग जाता है। तो अगर एक दिन आपने एक्स्ट्रा लगाया है तो उसके लिए आपको 200 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आपने 2 दिन एक्स्ट्रा लगाया है तो दूसरे दिन आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। यानी 2 दिन का पेनाल्टी एक्चुअली में 450 रुपये होगा। फिर से समझा रहा हूँ, एक काम को कंप्लीट करना है, सपोज करिए 20 दिन में वो काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं उस काम को, एक दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अगर एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा तो एक दिन का 200, दूसरा दिन 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, मतलब अगर 2 दिन आप काम लेट कर रहे हैं तो 450 रुपये देने पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट डे में 200 रुपये पेनाल्टी लगेगा, सेकेंड डे में 250 रुपये। काम जो है वो 30 दिन तक लेट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है डिले कितने दिन के लिए हो रहा है, 30 दिन के लिए डिले हो रहा है। तो कह रहा है कि कितना फिर पेनाल्टी लग जाएगा। ठीक है, तो पहले एपी बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट डे के लिए 200 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी 200 पहले लिखेंगे, 200 पहले लिखेंगे, ये फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट डे का 200 रुपये है। सेकेंड डे का कितना है, सेकेंड डे का है 250 रुपये। सेकेंड डे में आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं 250 लिख दूंगा। ठीक है, ये सेकेंड डे का कॉस्ट है। ठीक है, तीसरे दिन कितने रुपए देने पड़ेंगे, तीसरे दिन 300 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो थर्ड डे आपका 300 कॉस्ट होगा, 300। ठीक है, ये सेकेंड डे का था और ये आपका थर्ड डे का हो जाएगा। और ऐसे करते करते काम कितने दिन तक चल रहा है, 30 दिन तक चल रहा है। 30 दिन डिले हो गया, 30th डे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए? 30th डे तक काम डिले हुआ है। तो अगर आप काम को एक दिन लेट करेंगे तो 200 रुपये, 2 दिन लेट करेंगे तो पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, यानी टोटल 450 रुपये देने पड़ेंगे। काम अगर 3 दिन लेट हो रहा है तो फर्स्ट डे का 200, सेकेंड डे का 250 और थर्ड डे का 300, यानी 3 दिन अगर काम लेट होगा तो 750 रुपये देने पड़ेंगे, 200, 250 और 300। लेकिन जो आपका काम है वो तो 30 दिन तक डिले हो रहा है, और अगर काम 30 दिन तक डिले हो रहा है तो हमें इस पूरे सीरीज का सम फाइंड करना होगा। ये जो सीरीज है वो एपी बनाएगा, मुझे कैसे पता? आप ध्यान से देखिए, दोनों के बीच में जो गैप है वो 50 रुपये का है। ठीक है, 50 रुपये का गैप है दोनों के बीच में, तो यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 50 रुपीज़ का हो गया कॉमन डिफरेंस। तो हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, 200। ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस मालूम है कितना है, 50 है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, 30 है। टोटल 30 टर्म्स है ना, देखिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 30 दिन तक काम डिले हो रहा है तो टोटल 30 टर्म है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन के अनुसार हमें निकालना क्या है, हमें an निकालना है कि sn निकालना है, बताइए। देखिए वो पूछ रहा है हाउ मच डज अ डिले ऑफ 30 डेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी हमें इन सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है,
जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2 दिन का पेनाल्टी कितना हुआ, तो आप कहेंगे क्या सिर्फ 250 रुपये है? गलत। 2 दिन का पेनाल्टी 450 रुपये है, क्योंकि पहले दिन 200 और दूसरे दिन 250, तो दोनों मिला के आपको पेनाल्टी देना होगा। उसी तरह काम जो है वो 30 दिन तक डिले हो रहा है, तो ये 30 दिन का हमें मिला के जो है वो प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी हमें सम निकालना है। हमें क्या फाइंड करना है? सम, यानी एस एन फाइंड करना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a+n-1 d होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिएगा, इस n की जगह हमें क्या रखना होगा? इस n की जगह हमें 30 रखना होगा, क्योंकि n की वैल्यू 30 है। 30 दिन तक काम लेट हो रहा है, तो s 30 हो जाएगा इक्वल्स टू 30/2। ठीक है, 2a यानी 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 200 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 200, बीच में प्लस। ठीक है, n-1 यानी 30-1, कॉमन डिफरेंस आपको 50 रुपये का है। ठीक है, ये 2 से डिवाइड करेंगे 15 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 ब्रैकेट में 2 2 4 हो जाएगा, तो 400। ठीक है, प्लस ये 29 हो जाएगा, तो 29 इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के अंदर 400 प्लस ये कितना आ जाएगा? 1450 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 15 इंटू ऐड करेंगे 400, तो कितना हो जाएगा? 1850 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 27,750 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है कि नहीं, बताइए? क्लियर है? हमें S30 फाइंड करना था। हमने पहले AP बनाया, AP में देखा कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, और तुरंत हम लोगों ने S30 निकाल लिया। यानी अगर काम 30 दिन तक डिले होगा तो 27,750 27,750 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि 30वें दिन की पेनाल्टी क्या होगी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है 30th डे का पेनाल्टी कितना होगा। जैसे फर्स्ट डे का 200 है, सेकेंड डे का 250 है, थर्ड डे का 300 है, तो 30th डे का पेनाल्टी क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 6 डालिएगा, फिर उसका सोल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, तभी चेक कर पाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं ना जनरली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप ईच विच इज 50 मीटर लॉन्ग and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meter. Calculate the total volume of the concrete required to build the terrace. देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है टोटल वॉल्यूम। किसका टोटल वॉल्यूम? इस पूरे का आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है। ये बातें आपको क्लियर है? आपको ये पूरा का पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? आप देखिए, ये पहली सीढ़ी है, ठीक है, ये दूसरी सीढ़ी है, ये तीसरी सीढ़ी है, तो हर एक सीढ़ी का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, हर एक स्टेप का टोटल 15 स्टेप हैं, 15 सीढ़ियाँ हैं टोटल ऐसे। तो पहली वाली सीढ़ी का वॉल्यूम क्या होगा, ये कैसे बताएंगे? देखिए, ये जो सीढ़ी है वो किस शेप का होगा? तो आप कहेंगे क्यूबॉइड का होगा। शेप क्या होगा? क्यूबॉइड होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप। पहले वाले सीढ़ी का वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम, क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये इस फर्स्ट वाली सीढ़ी को, इसका लेंथ तो 50 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। 50, ये गलती से सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे फिगर में मीटर होगा। ठीक है, फिगर में मीटर होगा, ये गलती से सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो लेंथ तो 50 मीटर रहेगा। ठीक है, अभी देखिए, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है वो कितना है? हाइट है आपका 1/2, और ये देखिए ध्यान से। ठीक है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो ये वाला जो लेंथ है वो 1/2 है, और नीचे वाला लेंथ क्या है? 1/4 है। ठीक है, ये वाला लेंथ जो है वो 1/2 है, और ये वाला लेंथ 1/4 है। तो आपका जो ब्रेथ है, ब्रेथ वो 1/2 है, और हाइट क्या है? 1/4 है। ठीक है, अब इसे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे। देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको हम लोग लिखेंगे 50/8। ठीक है, क्या लिखेंगे? 50/8 लिखेंगे। आप इसमें कुछ भी कैंसिल मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहली वाली सीढ़ी का वॉल्यूम आ गया। क्लियर है कि नहीं, बताइए? पहली वाली सीढ़ी का वॉल्यूम आ गया 50/8।
अब ये जो सेकंड स्टेप है इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप का वॉल्यूम निकालेंगे। दूसरी वाली सीढ़ी का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो भी क्यूबॉइड होगा, बस फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम का। तो लेंथ कितना होगा बताइए, दूसरी सीढ़ी का लेंथ बदल जाएगा क्या? दूसरी सीढ़ी भी तो ध्यान से देखिए 50 मीटर की है, ठीक है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ देखिए यही होगा ना, यही जो कि 1/2 है। ब्रेथ हर जगह सेम है, ध्यान से देखिए, बदल हाइट रहा है, यहाँ पे 1/4 है तो यहाँ पे भी 1/4 हो जाएगा ना, तो हाइट बदलेगा खाली, ब्रेथ सेम रहेगा। ब्रेथ 1/2 रहेगा। हाइट क्या होगा बताइए, हाइट क्या होगा बस मुझे बताइए। देखिए ये पूरा का पूरा हाइट होगा ना, ये 1/2 है तो ये भी ये 1/4 है तो ये भी 1/4 होगा, तो यानी 1/4 जुड़ेंगे, है ना। इस सेकंड वाले सीढ़ी का हाइट होगा 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4। 2/4 को कैंसिल मत करिएगा, तो हाइट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2/4 लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 52 या 100 होता है तो 100/8 हो जाएगा। तो पहले वाले सीढ़ी का वॉल्यूम 50/8 है, दूसरे वाले सीढ़ी का वॉल्यूम 100/8 है। अब मैं तीसरे वाले सीढ़ी का वॉल्यूम निकालूंगा, थर्ड वाले स्टेप का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप, हर एक का नहीं निकालना पड़ेगा, चिंता ना करिए, ठीक है। तीसरे स्टेप का वॉल्यूम देखिए, तीसरे स्टेप का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और तीसरा स्टेप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है, तो इसका लेंथ बदल जाएगा क्या, लेंथ तो 50 रहेगा, लेंथ तो नहीं बदलेगा। लेंथ की जगह हम लोग क्या कर देंगे, 50 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। बताइए ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ मतलब ये लेंथ, तो ये तो 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, तो ब्रेथ की जगह तो 1/2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई हाइट। बताइए क्या होगा हाइट, देखिए ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो ये भी 1/4 होगा, तो यानी अब ये हाइट होगा, यानी 3 बार 1/4, 3 बार 1/4, यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये हाइट होगा, दैट इज 3/4 हाइट होगा। तो हाइट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 3/4, ठीक है। कुछ भी कैंसिल वैंसिल मत करिएगा, 50 को 3 में मल्टीप्लाई करिए, 150 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8, कैंसिल करेंगे आप ही फंसेंगे, ठीक है, कैंसिल मत करिएगा इस क्वेश्चन में। अभी मैं बता दूंगा कैंसिल क्यों नहीं करना है, पहले ध्यान दीजिए, कैंसिल नहीं मैंने किया है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले स्टेप का वॉल्यूम 50/8 आया है, सेकंड का 100/8 आया है, थर्ड का 150/8 आया है। तो एक काम करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, या रहने देते हैं, अगले पेज पे मैं करा देता हूँ सोल्यूशन। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि फर्स्ट स्टेप यानी पहली वाली सीढ़ी का वॉल्यूम 50/8 आया था, सेकेंड स्टेप यानी दूसरे वाले सीढ़ी का वॉल्यूम 100/8 आया था, हमने निकाला है। और थर्ड स्टेप यानी तीसरी वाली सीढ़ी का वॉल्यूम 150/8 आया है। टोटल कितनी सीढ़ियां हैं बताइए, टोटल 15 सीढ़ियां हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ डॉट 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 15। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, कितना कॉमन डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 50/8 का कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे भाई, बताया ना मैंने, कॉमन डिफरेंस के लिए इसको इससे माइनस कर देते थे, यानी 100/8 में क्या माइनस कर देते थे, 50/8, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा 50/8 का, क्लियर है। कैंसिल वैंसिल कुछ मत करिएगा, ठीक है, दिख रहा है 50/8, 100/8, 150/8 है ना, तो अगला 200/8 होगा। ऐसे टोटल 15 सीढ़ियाँ हैं, पहली वाली सीढ़ी का वॉल्यूम ये है, दूसरी वाली सीढ़ी का वॉल्यूम ये है, तीसरी वाली सीढ़ी का वॉल्यूम ये है। टोटल वॉल्यूम निकालना है पूरे फुटबॉल स्टेडियम का, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सारे सीढ़ियों के वॉल्यूम को जोड़ देंगे, है ना, ये सबका वॉल्यूम है, इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये AP बन रहा है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, वो 50/8 है। टोटल कितने टर्म्स हैं, तो आप कहेंगे टोटल तो 15 सीढ़ियाँ हैं, तो यानी 15 टर्म्स रहे होंगे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, क्लियर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ SN निकालना है कि AN निकालना है, हमें क्या करना था, पूरे जितनी भी सीढ़ियाँ हैं उन सबका टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यानी SN निकालना होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना होगा, SN निकालना होगा, तो AN नहीं निकालेंगे। SN निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है, SN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d होता है, सही बात है। तो क्योंकि n की वैल्यू 15 है तो यहाँ पे लिखेंगे S15 इक्वल्स टू 15/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट टर्म आपका है 50/8, यहाँ लिखेंगे 50/8, ठीक है, प्लस n-1 यानी 15-1, कॉमन डिफरेंस आपका 50/8 आया है। कुछ भी कैंसिल मत करिएगा, कैलकुलेशन बहुत ईजी बनेगा, तभी फिर जाएगा 15/2, ठीक है,
ये 2 × 100 हो जाएगा, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14 हो जाएगा, 14 × 5 0/8। ठीक है, कैंसिल कुछ नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशन रखना है ताकि टफ ना हो कैलकुलेशन। ये हो जाएगा 100/8 प्लस 14 50 700 होगा। ठीक है, ये 700/8 हो जाएगा। 700 और 100 मिलकर 800 हो जाएंगे, तो ये 15/2 इंटू 800/8। ठीक है, अब ये 8 जो है वो 100 बार में कैंसिल हो जाएगा। यही फ़ायदा है मल्टीप्लाई करने का। तो 15/2 इंटू 100 हो जाएगा। 15/2 मतलब 7.5 होता है, तो 7.5 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा, 750 मीटर क्यूब। ठीक है, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो को लाइक करना। तो हम लोगों ने सोल्यूशन कैसे निकाला है, हर एक सीढ़ी का वॉल्यूम कैलकुलेट किया और देखा कि ये तो एपी बन रहा है, एपी बन रहा है तो सम निकाल लेना है, खत्म। जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दिखे ना, तुरंत एपी बनाने की कोशिश करिएगा। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व होगा एपी का। मैंने एपी बनाया है और बहुत इजीली सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या रहा है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। टोटल 200 लकड़ियां हैं। ये आपको लकड़ी के जो गट्ठे दिख रहे हैं इन्हें हम लोग लॉग्स कहते हैं। तो टोटल कितने लकड़ियां हैं, 200 लकड़ियां हैं। कह रहा है पहले वाले रो में या सबसे नीचे वाले रो में 20 लॉग्स हैं। सबसे नीचे वाली रो में 20 लॉग्स हैं। ठीक है, फिर सेकंड यानी नेक्स्ट रो में 19 लॉग हैं। देखिए इस नीचे वाली में कितने हैं, 20 लॉग्स हैं। इसमें कितने हैं, 19 है। ठीक है, तो सेकंड वाले रो में कितने हैं, 19 है। थर्ड रो वाले में 18 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो पूछ रहा है इन हाउ मैनी रोज 200 लॉक्स कैन बी प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो नाउ। ठीक है, मतलब जब आप ये ऐसे लकड़ियों को रखना शुरू किए होंगे तो ऐसे टोटल कितने रोज बने होंगे 200 लकड़ियों को रखने में। जैसे पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, इसी तरह इसके ऊपर चौथा रो होगा। तो ऐसे कितने रोज लगे होंगे और सबसे ऊपर वाले रो में कितनी लकड़ियां होंगी। जैसे इस केस में सबसे ऊपर वाला रो ये है, तो इसमें टोटल कितनी लकड़ियां ऐसे गिन लेंगे। लेकिन हमें तो नहीं पता ना कितने रोज हैं, जैसे यहाँ पे तो 3 ही है, हो सकता है 3 से ज़्यादा रोज रहे हों। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक एपी बन रहा है जिसमें हमें नहीं पता कि कितने टर्म्स हैं और वही कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बोला है ना हाउ मेनी रोज, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, तो यानी हमें एन निकालना है। हमें एपी गिवन है, इस एपी में हमें फर्स्ट टर्म मालूम है क्या है, 20 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, -1 है। ध्यान से देखिए 19 में 20 माइनस करेंगे -1 आएगा। एन नहीं मालूम है। हमें एक चीज़ और दिया हुआ है, हमें दिया है टोटल 200 लकड़ियाँ हैं। अब अगर ये बोला है क्वेश्चन में कि टोटल 200 लकड़ियाँ हैं, तो हमें बताइए एस एन दिया है कि एन दिया है। ठीक है, बताइए इन दोनों में से हमें क्या गिवन है। ये 200 का मतलब क्या हुआ, 200 लॉग मतलब क्या हुआ, एस एन हुआ कि एन हुआ। देखिए क्वेश्चन में बोला है टोटल 200 लकड़ियां हैं, तो यानी ये तो एस एन हुआ ना। एन मतलब होगा सबसे ऊपर वाले रो में कितनी लकड़ियां हैं। एन मतलब क्या होगा, सबसे ऊपर वाले रो में कितनी लकड़ियां हैं। हमें एस एन गिवन है, यानी ये जो 200 है वो एक्चुअली में एस एन है। तो एस एन की वैल्यू हमें 200 गिवन है। ठीक है, एस एन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 200 गिवन है। अब एस एन का फॉर्मूला तो सबको ही पता है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू होता है n/2, n/2 2a प्लस n-1 डी होता है। ठीक है, तो एस एन की जगह क्या रख दें, 200 रख दें, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। इक्वल्स टू एन की वैल्यू नहीं मालूम है तो n/2 ही रहने देंगे। 2a मतलब 20 का डबल, 20 का डबल तो 40 हो जाएगा, प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस आपका है -1 का। ठीक है, तो ये 2 जो है इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 400 इक्वल्स टू n 40 -1 जब n में मल्टीप्लाई होगा तो -n हो जाएगा, है ना, -n हो जाएगा। फिर -1 जब -1 में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू n टाइम्स 41 माइनस n। n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n 41 में मल्टीप्लाई होगा तो 41n हो जाएगा। तो 400 इक्वल्स टू 41n माइनस n को n -n में करेंगे तो यहाँ पे पहले जाइए 41n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर को इधर साइड लेके आइए तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 41 को साइड लेके आइए तो -41 हो जाएगा। फिर बीच में +400 बराबर 0।
अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम लोग अगले पेज पे सॉल्व करेंगे ताकि n की वैल्यू आ सके, है ना। तो हमें इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व? हमें इस 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेंगे, है ना। तो 2 से 200 बार में, 2 से 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको जो फैक्टर्स दिख रहे हैं इनका इस्तेमाल करके ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए, 41 आ जाए। यहाँ पे जो आपको दिए हुए नंबर्स दिख रहे हैं इनको दो पेयर में बनाना है जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए, 41 आ जाए। 41 आ जाए, सॉरी 40 नहीं, 41 लाना है। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर आप इन चारों को एक साथ ले लें तो 16 हो जाएगा। 2 × 2 16 हो जाएगा, सही बात है। और इन दोनों को एक साथ ले लें तो 25 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर ऐड कर दें, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो 41 आ जाएगा। ठीक है, 41 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मैंने क्या किया, इन जो चार दो हैं इनको लिया तो 16 हो जाएंगे, 5 5 मिलकर 25 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41 आएगा। इसका मतलब हमें 41 की जगह 16 + 25 लिखना है। ठीक है, 16 + 25 लिखना है। तो n² - 25 + 16 बाहर n होगा प्लस 400 = 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा n² - 25 और n मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 25n माइनस और प्लस मिलकर मल्टीप्लाई होगा तो -16n हो जाएंगे, प्लस 400 = 0 हो जाएगा। इन दोनों में n कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो n - 25 होगा। आगे साइन माइनस का है, माइनस ले लेंगे। इन दोनों में 16 कॉमन है तो 16 कॉमन ले लेंगे। फिर यही वाला टर्म यहाँ पे वापस लिख देते हैं, आपको पता ही होगा। ये हो जाएगा n - 25 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो n - 25 कॉमन है। ठीक है, n - 25 लेंगे तो n - 16 बचेगा, n - 16 बचेगा, = 0। ठीक है, अब यहीं पे स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को। ये 0 के इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा, तो n - 25 0 के इक्वल हो जाएगा और n - 16 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25, और यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। n की दो वैल्यूज मिल रही हैं। अब दोनों में से सही कौन सा है बताइए। जब आप ये लकड़ियों को रखना शुरू किए होंगे तो 16 रो में 200 लॉग पूरे हो जाएंगे कि 25 रो में, बताइए। जो सबसे छोटा वाला है वही ना आंसर होगा। 16 रो में ही लकड़ियां भर जाएंगी। 16 रो में अगर लकड़ियां भर जाएंगी तो 25वें वाले रो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए n की वैल्यू 25 नहीं हो सकती है। सोच के देखिएगा, अगर मुझे 4 बार ऐसे करना है, ठीक है, इस तरह से लकड़ियां रखनी है, तो अगर 3 में ही पूरी हो जा रही हैं तो चौथे में रखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो उसी तरह जब 16 रो में ही सारे लकड़ियों को रख दिया जा रहा है तो 25th रो की जरूरत ही नहीं है, तो n की वैल्यू 25 नहीं होगी। तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने पता कर लिया कि कितने रोज हैं। तो देयर आर 16 रोज। ठीक है, 16 रोज हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हम लोगों ने पहले पार्ट का आंसर निकाल लिया है, पूछा था हाउ मेनी रोज, तो देयर आर 16 रोज। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? अब क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि सबसे ऊपर वाले रो में कितने लकड़ियां होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें an निकालना पड़ेगा, है ना। ये जैसे फर्स्ट रो था, ये सेकंड रो था, ये थर्ड रो था, तो टोटल कितने रोज हैं, 16 रोज हैं, 16 रोज हैं। तो 16th रो में कितनी लकड़ियां होंगी, इसके लिए तो a16 निकालना होगा ना। a16 मतलब क्या होता है, a + 15d होता है। बताया मैंने कई बार। a की वैल्यू आपकी 20 है, प्लस 15 टाइम्स -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 - 15 दैट इज 5। तो इसका मतलब ये है कि 16वें रो में 5 लकड़ियां होंगी। 16वें रो में कितनी लकड़ियां होंगी टोटल, 5 लकड़ियां होंगी 16वें रो में। ठीक है, तो दो आंसर्स आए हम लोग के, है ना। उम्मीद करता हूँ दोनों आपको समझ में आ होंगे। 16 रोज हैं और सबसे ऊपर वाले रोज में 5 लकड़ियां हैं, 5 लकड़ी के लॉक्स हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 13वें रो में कितनी लकड़ियां हैं, 13th रो में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये आपके
लास्ट सेक्शन जो कि होता है केस बेस्ड स्टडी में आ सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। कह रहा है एक बाल्टी रखी हुई है, एक बाल्टी रखी हुई है, लेट से यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है इस तरह से, ठीक है। ये रहा आपका बाल्टी, ये रहा आपका बाल्टी, है ना। इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे पहला पोटैटो रखा गया है, फर्स्ट पोटैटो रखा गया है, ठीक है। तो लेट से यहाँ पे रख दिया गया पहला पोटैटो, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका है 5 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका कितना है, ये सीधा बन जाए भाई, ये है 5 मीटर। अब देखिए पहला पोटैटो 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, दूसरा पोटैटो 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी अगला पोटैटो 3 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। ये दूसरा पोटैटो मैंने रख दिया, और तीसरा भी कितने पे है, वो भी 3 मीटर पे है, एंड सो ऑन बोला है, ठीक है। 3 मीटर की दूरी पे है तीसरा। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि टोटल कितने पोटैटो हैं, क्वेश्चन बोला है एन पोटैटो है। कितने पोटैटो हैं, एन पोटैटो हैं, ठीक है। ईच कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विथ इट, ड्रॉप इन द बकेट, रन बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, run to the bucket to drop in the bucket, and C continue in the same way until all the potato are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे टोटल n पोटैटो हैं, तो आगे n तक बना लेंगे, ठीक है। ऐसे टोटल n तक बना लेंगे, यहाँ पे nth पोटैटो होगा, ठीक है। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, पहला पोटैटो उठा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो फर्स्ट पोटैटो उठाते समय कितना वो चलेगा बताइए। तो आप कहेंगे 5 गया 5 वापस आया, तो 10 मीटर चलेगा, ठीक है। तो पहली बार में 10 मीटर चलेगा, पहले आलू को उठाने के लिए, फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए वो 10 मीटर चलेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ था, यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर अब ये वाला आलू लेने जाएगा तो 8 मीटर चलेगा, फिर वापस 8 आएगा। अरे भाई जब दूसरा आलू उठाना होगा तो 8 मीटर चलेगा, फिर वापस भी आएगा, तो यानी सेकेंड पोटैटो के लिए वो 16 मीटर चलेगा, सेकेंड पोटैटो के लिए। थर्ड के लिए कितना चलेगा, थर्ड के लिए पहले जाएगा तो 5 3 8 3 11 11, फिर वापस भी आएगा तो 11 11 22, तो थर्ड के लिए 22, थर्ड के लिए क्या आ जाएगा 22। और ऐसे कितने पोटैटो हैं, एन पोटैटो हैं, ऐसे टोटल कितने पोटैटो हैं, एन पोटैटो हैं, ठीक है। ऐसे टोटल एन पोटैटो हैं, ठीक है। एन की वैल्यू नहीं दी हुई है, एन की वैल्यू निकालनी भी नहीं है, टोटल बोला है एन पोटैटो हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में इस एन की जगह शायद 10 दिया है, ठीक है, एन नहीं दिया है, तो एन मान के कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आ सकता है अगर खासकर आपने स्टैंडर्ड मैथ ले रखा है तो फर्स्ट पोटैटो को के लिए 10 मीटर चलना पड़ेगा, सेकंड पोटैटो के लिए 16 मीटर, थर्ड पोटैटो के लिए 22 मीटर। कह रहा है कितना चलना पड़ेगा इन एन पोटैटो को उठाने के लिए, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। तो जब भी टोटल दे देना समझ जाइए ऐसा नहीं निकालना है। तो एक बार वापिस एपी लिख लेते हैं क्योंकि जगह कम था उस पेज पे। फर्स्ट बार में 10 था, फर्स्ट पोटैटो के लिए 10 मीटर चला था, सेकंड के लिए 16 मीटर चला था, 16 ना। थर्ड के लिए कितना चला था, 22 मीटर चला था, ठीक है। थर्ड के लिए 22 मीटर चला था। टोटल कितने पोटैटो थे, टोटल एन पोटैटो थे, nth पोटैटो है, ठीक है। टोटल पूछा था टोटल डिस्टेंस, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस पूछा है। टोटल डिस्टेंस मतलब हमें क्या निकालना है, एस एन कैलकुलेट करना है। एस एन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 d होता है, ठीक है। क्लियर है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए पी को देख के बताइए, ए की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 का कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस 6 हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा n/2, n/2, 2a मतलब a का डबल, a का डबल मतलब 20 हो जाएगा, प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस 6 है, बस वैल्यू रख दीजिए तो ये जाएगा n/2, 20 प्लस 6n-6, ठीक है। तो ये जाएगा n/2, 20 में से 6 को माइनस करेंगे 14 आएगा, तो 14 प्लस 6n, ठीक है। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए थे, क्या जाएगा 2n/2, 14 में से 2 कॉमन लेंगे तो 7 बचेगा, यहाँ पे 3n बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, n टाइम्स 7 प्लस 3n मीटर, 7 प्लस 3n मीटर है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं बताइए, 3n मीटर इतना डिस्टेंस चलेगा। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल एपी बनाया है। एपी में पूछा था कितना चलेगा, कितना चलने के लिए हम लोग ऐसे निकाल देंगे, मैंने निकाल दिया, आंसर आ गया, ठीक है।
आपके जो एनसीईआरटी में दिया है ना ये क्वेश्चन, उसमें यहाँ पे n की जगह 10 रखा है, मतलब 10 आलू हैं। तो अगर n की जगह 10 रखा होगा तो बस आपको सारा प्रोसेस तो वही करना है, बस इस n की जगह और इस n की जगह क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अगर n की वैल्यू 10 हो यानी टोटल 10 पोटैटो हो तो आंसर क्या आएगा, अभी बताइए तुरंत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ एन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ इन एन एपी द सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू n टर्म्स एंड द सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू m, फाइंड द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई एक एपी है, उसमें सम ऑफ m टर्म्स। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ m टर्म्स मतलब होता है Sm। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है n के। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, किसके इक्वल है, n के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल करके n लिख देंगे। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ n टर्म्स, तो इसका मतलब होता है Sn। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है m के। ठीक है, तो इक्वल करके m लिख देंगे। क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ m प्लस n टर्म्स निकालिए। क्वेश्चन में बोल रहा है एस एम प्लस n निकालिए। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये क्या दे दिया है, इतना टफ क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, लेकिन यकीन मानिए एक बार इस सोल्यूशन को देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताइए, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d, यही होता है ना। तो अगर मुझे एस एम लिखना होगा तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ पे हम लोग m कर देंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे किनारे, एस एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस m-1 d हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि एस एम की वैल्यू n है तो इस एस एम की जगह मैं n लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने मिटा के यहाँ पे n लिख दिया, ये 2 इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n इक्वल्स टू, ये m 2m मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2am प्लस ये m इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m m-1 d हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, इसको मैंने यूटिलाइज कर लिया, अब इसकी बारी। तो एस एन मतलब तो यही होता है। ठीक है, तो लिखेंगे एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। इस एस एन की जगह क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, यहाँ पे हटा के मैं m लिख दे रहा हूँ। 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 2m इक्वल्स टू n, 2m मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 2an प्लस ये n इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा n-1 d। ठीक है, क्या हो जाएगा n-1 d। आपको दो इक्वेशन मिले हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, निकालना आपको एस एम प्लस एन है, वो निकल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको जो ये दो इक्वेशन दिख रहे हैं ना, इनको हम लोग अगले पेज पे लिखेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2n में से 2m माइनस होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिएगा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसको इससे माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 2n माइनस 2m इज इक्वल्स टू, इसको इससे माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 2am माइनस 2an, बीच में प्लस, इसको इससे माइनस करना है तो क्या लिखेंगे m-1 d माइनस n-1 d। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा n-m इज इक्वल्स टू, इन दोनों में 2a कॉमन है तो 2a कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा m-n, बीच में प्लस, इन सब में d कॉमन है तो d कॉमन ले लीजिए, कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए और d कॉमन ले लीजिए तो जाएगा m-1 d माइनस n-1 d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा और m-n हो जाएगा। कई बार मैंने बताया कि जब इसको उल्टा करते हैं तो आगे माइनस आ जाता है, इक्वल्स टू 2am-n प्लस कर्ली ब्रैकेट, m को m में मैंने d कॉमन ले लिया। ठीक है, तो d हट जाएगा, d बाहर आ जाएगा, m को m में मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस m को 1 में करेंगे तो माइनस m हो जाएगा।
माइनस एन को एन में करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एन को माइनस एन में वन में करेंगे तो प्लस एन हो जाएगा, ठीक है, बाहर डी हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस टू टाइम्स एम माइनस एन इक्वल्स टू टू ए एम माइनस एन, बीच में प्लस, मैं इस एम स्क्वायर और इस माइनस एन स्क्वायर को एक पास लिखूंगा तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, फिर ये माइनस एम और प्लस एम को एक साथ लिखूंगा तो माइनस एम प्लस एन, ठीक है, यहाँ डी हो जाएगा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, हो जाएगा माइनस टू टाइम्स एम माइनस एन इक्वल्स टू टू ए एम माइनस एन प्लस कर्ली ब्रैकेट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एम माइनस एन एम प्लस एन, इन दोनों में माइनस कॉमन लेना तो ये हो जाएगा एम माइनस एन, ठीक है, बाहर डी, इन दोनों में एम माइनस एन कॉमन है, हो जाएगा माइनस टू टाइम्स एम माइनस एन इक्वल्स टू टू ए एम माइनस एन प्लस एम माइनस एन कॉमन हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा एम माइनस एन, ठीक है, सॉरी एम प्लस एन बचेगा, एम माइनस एन तो कॉमन हो गया, एम प्लस एन बचेगा, फिर ये माइनस वन, ठीक है, बाहर डी, चीज़ें यहाँ तक समझ में आई। देखिए ये हट गया था तो ये बचा, ये हट गया है तो माइनस वन बचेगा, क्लियर है कि नहीं बताइए। अब अगले पेज पे चलते हैं, जगह कम है या इसी पेज पे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, दो टर्म्स दिख रहे हैं, ये है और एक ये है, दोनों में ही एम माइनस एन है, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए एम माइनस एन और एम माइनस एन ही तो कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा माइनस टू टाइम्स एम माइनस एन इक्वल्स टू एम माइनस एन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी, ये बचेगा ना। देखिए अगर मैं ये हटा लूँ तो टू ए बचेगा, टू ए और ये हटा लूँगा तो ये बचेगा एम प्लस एन माइनस वन डी, वही मैंने लिखा है। अब इससे ये होगा कि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा माइनस टू इक्वल्स टू टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एस एम प्लस एन, ये हमें फाइंड करना था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे एन बाई टू होता है, टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, आप यही कहेंगे। तो अगर मुझे इस एन की जगह एम प्लस एन पुट करना तो यहाँ और यहाँ की जगह वही आएगा और साथ में यहाँ पे भी वही आएगा एम प्लस एन, तो इस एन की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं एम प्लस एन इक्वल्स टू, इस एन की जगह क्या लिखने वाले हैं एम प्लस एन लिखेंगे, डिवाइड बाई टू हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, फिर हो जाएगा टू ए प्लस इस एन की जगह क्या लिखेंगे एम प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, क्लियर है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, आपने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, देखिए माइनस टू तो आया है ना, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, दिख रहा है, ये जो इक्वेशन आया है, ये जो इक्वेशन आया इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये है आपका टू ए प्लस एम माइनस वन डी का वैल्यू माइनस टू, यानी इस पूरे की जगह माइनस टू लिख सकते, तो लिख देंगे तो ये जाएगा एस एम प्लस एन इक्वल्स टू एम प्लस एन बाई टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, तो ये से ये कट जाएगा, हमारा एस एम प्लस एन का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स ब्रैकेट के अंदर एम प्लस एन, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया है, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो, थोड़ा सा टफ है मानता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन की 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो छूट ही गया था, है ना, हम लोगों ने 9 के बाद सीधे 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हम लोग 10 भूल गए करना, तो 10 को कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ n टर्म्स, क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ m टर्म्स मतलब sm, ये किसके इक्वल है, सेम है मतलब इक्वल है, किसके इक्वल है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया है सेम है सम ऑफ n टर्म्स के, मतलब sm इक्वल है sn के, तो कह रहा है प्रूफ करिए कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स जीरो होगा, ठीक है, प्रूफ करना है, बहुत ईजी है। पहले sm की वैल्यू लिखिए, अभी आपने देखा है sm मतलब क्या होगा m बाई टू टू ए प्लस एम माइनस वन डी, यही होगा ना, ये बहुत ईजी है यकीन मानिए। sm मतलब क्या होगा n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये टू से ये टू कट जाएगा, m को अंदर मल्टीप्लाई करिए, m टू एम मल्टीप्लाई होगा तो टू ए एम हो जाएगा,
बीच में प्लस, m इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा m माइनस 1d इक्वल्स टू n इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 2an प्लस n जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा n माइनस 1d। ठीक है, तो सारे मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुए। इसको इसके पास लेके आइए तो क्या हो जाएगा 2am माइनस 2an प्लस इसको इसके पास लेके आइए तो क्या हो जाएगा m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d इक्वल्स टू 0 बचेगा। सबको इधर लेके आएगा तो उधर 0 बचेगा ना। इन दोनों में कॉमन क्या है तो आप कहेंगे 2a कॉमन है, तो 2a कॉमन लेंगे तो ये m माइनस n हो जाएगा, प्लस इन दोनों में d कॉमन है तो d कॉमन ले लीजिए तो बचेगा m, कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए, m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d आपने हटा लिया माइनस n माइनस 1। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, d इक्वल्स टू 0। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। इसमें अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a m माइनस n प्लस m में मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस m 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m हो जाएगा, n स्क्वायर कर देगा, माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस n हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट d इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2a m माइनस n प्लस कर्ली ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को मैं एक पास लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n। ठीक है, सेम स्टेप अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 में किया है, सेम स्टेप, थोड़ा सा बस चेंज है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2a m माइनस n प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं m माइनस n m प्लस n। सही बात है, इसमें माइनस कॉमन लेना तो हो जाएगा माइनस m माइनस n d। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे भी m माइनस n है, यहाँ पे भी m माइनस n है तो कॉमन हो जाएगा 2a m माइनस n प्लस m माइनस n अगर कॉमन लेना तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर m प्लस n बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 1 बचेगा। ठीक है, फिर d इक्वल्स टू 0। इन तीनों में कॉमन क्या है अगले पेज पे कर लेते हैं, जगह कम है। ठीक है, तो हमें यही इक्वेशन मिला था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें भी m माइनस 1 है, इस टर्म में भी m माइनस n है, तो m माइनस n कॉमन लेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2a प्लस ये पूरा पूरा टर्म बचेगा, दैट इज ब्रैकेट के अंदर m प्लस n माइनस 1 d बचेगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल करके क्या हो जाएगा 0। ये टर्म उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 0। ये जो टर्म है वो 0 के उस साइड जाएगा तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमें ये मिलेगा, ये चीज़ हमें मिलेगी। निकालना क्या था, लेकिन निकालना था हमें एस एम प्लस एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है m प्लस n बाई 2। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यही होता है ना, ये फॉर्मूला सम ऑफ m प्लस n टर्म्स का। अरे भाई आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही है ना, एस एन इक्वल्स टू क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक है, क्लियर है। एक बात बताइए, जब इस n की जगह m प्लस n आएगा, सॉरी इस n की जगह अगर m प्लस n आएगा तो इस n और इस n की जगह भी तो m प्लस n आएगा। और एक बात बताइए, इस टर्म की वैल्यू क्या है 0 है, मतलब ये अंदर वाला टर्म क्या है 0 है, तो हो जाएगा m प्लस n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0 दैट इज 0। हमें यही प्रूफ करना था कि एस m प्लस n की वैल्यू 0 है, तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन कराए हैं वो एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी उनमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको जो सोल्यूशन है वो समझ में आएगा अच्छे से। तो अगर पूरा आपको आज का वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वाला वीडियो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।